नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारत के पहले सुपरस्टार कुंदन लाल सहगल, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। कुंदन लाल सहगल, जिन्हें हम के.एन. सहगल के नाम से जानते हैं, कुंदन लाल सहगल अपने चहेतों के बीच में के.एन. सहगल के नाम से मशहूर थे। उनका जन्म 11 अप्रैल 1904 को जम्मू के नवा शहर में हुआ था। उनके पिता अमरचंद सहगल जम्मू शहर में न्यायालय के तहसीलदार थे। बचपन से ही सहगल का रुझान गीत संगीत की ओर था। उनकी मां केसरी बाई कौर धार्मिक क्रियाकलापों के साथ साथ संगीत में भी काफी रुचि रखती थी और धार्मिक कार्यक्रमों में अपने साथ नन्हे कुंदन लाल सहगल, जो केवल 5 वर्ष के थे, उन्हें ले जाया करती थी। सहगल ने किसी उस्ताद से संगीत की शिक्षा कभी नहीं ली थी, लेकिन सबसे पहले उन्होंने संगीत के गुर एक सूफी संत सलमान यूसुफ से सीखे थे। सहगल की प्रारंभिक शिक्षा बहुत ही साधारण तरीके से हुई थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देनी पड़ी और जीवन यापन के लिए उन्होंने रेलवे में टाइम कीपर की मामूली नौकरी कर ली। बाद में उन्होंने रेमिंगटन नामक टाइपराइटर मशीन की कंपनी में सेल्समैन की नौकरी भी की। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने होटल में मैनेजर का भी काम कुछ समय तक किया। कहते हैं कि एक बार उस्ताद फैयाज खान के पास तालीम हासिल करने की गरज से गए तो उस्ताद ने उनसे कुछ गाने के लिए कहा। उन्होंने राग दरबारी में ख्याल गाया, जिसे सुनकर उस्ताद ने गदगद भाव से कहा कि बेटा, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसे तुम सीखकर और भी बड़े गायक बन सको। सन 1930 में कोलकाता के न्यू थिएटर के बी.एन. सरकार ने उन्हें 200 रुपए मासिक पर अपने यहां काम करने का मौका दिया। यहां उनकी मुलाकात संगीतकार R.C. बोराल से हुई, जो सहगल की प्रतिभा से काफी प्रभावित हुए। शुरुआती दौर में बतौर अभिनेता वर्ष 1932 में प्रदर्शित एक उर्दू फिल्म मोहब्बत के आंसू में उन्हें काम करने का मौका मिला। वर्ष 1932 में ही बतौर कलाकार उनकी 2 और फिल्में सुबह का सितारा और जिंदा लाज भी प्रदर्शित हुई, लेकिन इन फिल्मों से उन्हें कोई खासी पहचान नहीं मिल पाई। वर्ष 1933 में प्रदर्शित फिल्म पुराण भगत की कामयाबी के बाद बतौर गायक सहगल कुछ हद तक फिल्म उद्योग में अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए, लेकिन वर्ष 1933 में ही प्रदर्शित फिल्म यहूदी की लड़की, चंडीदास और रूपलेखा जैसी फिल्मों की कामयाबी से उन्होंने दर्शकों का ध्यान अपनी गायकी और अदाकारी की ओर आकर्षित किया। वर्ष 1935 में शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास पर आधारित P.C. बरुआ निर्देशित फिल्म देवदास की कामयाबी के बाद बतौर गायक अभिनेता सहगल शोहरत की बुलंदियों पर जाकर पहुंचे। कई बंगाली फिल्मों के साथ साथ न्यू थिएटर के लिए उन्होंने 1937 में प्रेसिडेंट, 1938 में साथी, स्ट्रीट सिंगर तथा वर्ष 1940 में जिंदगी जैसी कामयाब फिल्मों को अपनी गायकी और अदाकारी से सजाया। वर्ष 1941 में सहगल मुंबई के रंजीत स्टूडियो से जुड़ गए। वर्ष 1942 में प्रदर्शित उनकी सूरदास और 1943 में तानसेन ने तो बॉक्स ऑफिस पर सफलता का नया इतिहास रच दिया। वर्ष 1944 में उन्होंने न्यू थिएटर की ही निर्मित फिल्म मेरी बहन में भी काम किया। अपने 2 दशक के सिने कैरियर में सहगल ने 36 फिल्मों में अभिनय किया।
हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने उर्दू, बंगाली और तमिल फिल्मों में भी जबरदस्त अभिनय किया। सहगल ने अपनी संपूर्ण सिने करियर के दौरान लगभग 185 गीत गाए, जिसमें से 142 फिल्मी हैं और 43 गैर फिल्मी गीत शामिल हैं। अपनी दिलकश आवाज से सिने प्रेमियों के दिल पर राज करने वाले के.एन. सहगल 18 जनवरी 1947 को केवल 43 वर्ष की उम्र में इस संसार को अलविदा कह गए। सहगल की आवाज की लोकप्रियता का यह आलम था कि कभी भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा रेडियो सिलोन कई साल तक हर सुबह 7:57 पर इस गायक का गीत बजाया करते थे। सहगल की आवाज लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन गई थी। सहगल रविंद्र संगीत गाने का सम्मान पाने वाले पहले गैर बंगाली गायक, भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार कहे जाते हैं कुंदन लाल सहगल। यह वो समय था जब भारतीय फिल्म उद्योग मुंबई में नहीं बल्कि कलकत्ता में केंद्र था। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस जमाने में उनकी शैली में गाने अपने आप में सफलता की कुंजी मानी जाती थी। मुकेश और किशोर कुमार ने अपने कैरियर के आरंभ में सहगल की शैली में गायन किया। कुंदन के बारे में कहा जाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी इस्तेमाल करने के बाद भी उनकी आभा कम नहीं पड़ी। सहगल सचमुच संगीत के कुंदन थे। सहगल की आवाज पाकिस्तान में बहुत ज्यादा गूंजती है। पाकिस्तानी शायर अफजाल अहमद सैयद से शब्द उधार ले तो कह सकते हैं, जैसे कागज मराकशियों ने इजाद किया था, हुरूफ फनीशियों ने, सूर गंधर्वों ने, उसी तरह सिनेमा का संगीत सहगल ने इजाद किया था। दुनिया में कई रहस्य है, चुनौती देती है। चुनौती सहगल भी दे गए। फकीरों सा बैराग, साधुओं सी उदारता, मौनियों सी आवाज, हजारों भाषाओं का इल्म रखने वाले आंखें, रात के पिछले पहर गूंजने वाली सिसकी जैसे खामोशी और पुराने वक्तों के रिकॉर्ड की तरह पूरे माहौल में हाहाकार मचाने वाली एक सरसराहट। बता दो एक बार ये सब क्या है, वो कौन सी गंगोत्री है जहां से निकल कर आती है सहगल की आवाज। पता कर लो कहां से आता है सहगल का दर्द, जो सीने में हुक, आंखों में नमी और कंठ में कांटे दे जाता है। क्यों एक रुलाहट आंखों पर दस्तक देती है और बिना कुछ कहे तकती हुई सी लौट जाती है। ये सुबह या दोपहरी की नहीं, सांझ के झुटपुटे की आवाज है, जिसका असर रात के साथ गहरा होता जाता है। अगर आप दिल के कमजोर हैं तो आधी रात को सहगल मत सुनिए। उन्हें सुनना भाषा में तमीज को सीखना है। आंखों में नमी, आंखों में आंसू का सम्मान करना है। दुख जो दिल के कागज पर रहता है उसे बीचों बीच लाकर महल में जगह देनी है। दुख को जियो तो जीने का शऊर आ जाता है। सहगल की उदारता के कई किस्से मिलते हैं। कहते हैं कि न्यू थिएटर के ऑफिस से उनकी सैलरी सीधा उनके घर पहुंच जाती थी, क्योंकि अगर उनके हाथ में पैसा होता तो वो आधा शराब में उड़ा देते और बाकी जरूरतमंद को बांट देते। एक बार उन्होंने पूना में एक विधवा को अपने हीरे की अंगूठी दे दी थी। सहगल बिना शराब पिए नहीं गाते थे। शाहजहां के दौरान नौशाद ने उनसे बिना शराब पिए गवाया और उसके बाद सहगल की जिद पर वही गाना शराब पिलाकर गवाया। बिना पिए वो ज्यादा अच्छा गा रहे थे। उन्होंने नौशाद से कहा, आप मेरी जिंदगी में पहले क्यों नहीं आए, अब तो बहुत देर हो गई। सहगल को खाना बनाने का शौक था। मुगलाई मीट डिश वो बहुत चाव से बनाते थे और स्टूडियो में लाकर साथियों को भी खिलाते थे। यही नहीं, आवाज की चिंता किए बगैर वो अचार, पकौड़े और तैली चीजों का खूब मजा लेते थे। सिगरेट के भी जबरदस्त शौकीन थे। आवाज का सोज दिया गालिब से इस मोहब्बत के कारण उन्होंने एक बार उनके मजार की मरम्मत भी करवाई थी। सहगल पहले गायक थे जिन्होंने गाने पर रॉयल्टी शुरू की।
उस वक्त प्रचार और प्रसार की दिक्कत के बावजूद श्रीलंका, ईरान, इराक, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान और फिजी में सुने जाते थे। आज भी 18 जनवरी को देश के कई जगह में सहगल की याद पर संगीत के जलसे होते हैं। वो विग लगाकर अभिनय करते थे। अभिनेत्री कानन देवी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, साथी के शूटिंग के दौरान हवा के झोंके से उनकी विग उड़ गई और उनका गंजा सिर दिखने लगा, लेकिन सहगल साहब अपनी धुन में मग्न शॉट देते रहे। इस पर दर्शक हंस पड़े। सहगल झेपने की जगह लोगों की ठाकों में शामिल हो गए। सहगल की कद्र भारत से ज्यादा पाकिस्तान में नजर आती है। वहां जिला स्तर पर सहगल यादगार कमेटी बनी है। सहगल की बरसी पर आजमन प्रशंसा में बकायदा लंगर लगाए जाते हैं। भारत रत्न समेत लता मंगेशकर सहगल की बड़ी भक्त थी। वो चाहती थी कि सहगल की कोई निशानी उनके पास हो। वो उनके स्केल, चैलेंज, हारमोनियम अपने पास रखना चाहती थी, पर सहगल की बेटी ने उसे अपने पास रखते हुए सहगल की एक रत्न जड़ी अंगूठी लता जी को दे दी। लता के पास आज भी वो निशानी संभाल कर रखी हुई है। कहते हैं कि कम उम्र में लता ने सहगल की एक फिल्म देखने के बाद उनसे शादी करने का ख्याल जाहिर किया था। भारत के प्रसिद्ध गायक और अभिनेता के.एन. सहगल के 114वें जन्मदिन पर गूगल ने उन्हें अपने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।